Hello students, welcome to Biomentors classes online. So today we are going to discuss our numericals from the chapter nuclei. All these questions are previous year NEET exam question जो पहले मेडिकल एंट्रेंस में पूछे जा चुके हैं AIPMT नीट में, और वही सारे की सारे यहाँ पर न्यूमेरिकल्स आपके सामने आने वाले हैं. मोस्टली मैं इन क्वेश्चंस की हिंदी नहीं कर पाया हूँ समय के अभाव के कारण, लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है. क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा. अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि भैया इसमें जो भी 10 क्वेश्चन आए, 15 क्वेश्चन आए, 20 क्वेश्चन आए, जो भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो तो डिपेंड करेगा भैया हमारी कितनी ताकत बचती है, कितनी समय है, समय सीमा के अंदर में हम लोगों को फिनिश करना है. तो न्यूमेरिकल्स की तो लिस्ट बहुत है, लेकिन जो हम लोग समय सीमा के अंदर सॉल्व कर पाएंगे उतने न्यूमेरिकल्स यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले होते चलेंगे. आपको करना यह है कि जैसे ही कोई भी क्वेश्चन नया स्क्रीन पर आता है, आपको सबसे पहले स्क्रीन को पॉज करनी है. उसके बाद में उस न्यूमेरिकल को खुद से सॉल्व करने का कोशिश करना है, ट्राई करना है, और सही आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अपने आप को मार्क्स दीजिए, उसके बाद के +4 मार्क्स दीजिए, और गलत आता है तो -1 भी देना है. और यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे हैं, तो सोचिए कि क्यों नहीं कर पाए, क्या कारण थे. ठीक है, शुरुआत करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में. ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन. टाइम स्टार्ट्स नाउ. फटाफट से सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए. पहला क्वेश्चन, अब देखो मेरा काम यही है कि देखो मैं सीधा क्वेश्चन आने के बाद में मैं क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करूंगा और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा. आपका काम यह है कि भैया आप खुद से स्क्रीन को पॉज करेंगे और खुद से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भैया 12AL27 की जो रेडियस है उसको हम लोगों ने RAL मान लिया है. तो भैया इसकी रेडियस जो कि है 53TE125, इसकी रेडियस कितनी होगी, और ये न्यूक्लियस की बात कर रहा है, तो न्यूक्लियस की रेडियस की यहां पर चर्चा करनी है. तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जो R होता है वो होता है इक्वल्स टू R0 A⁻⁴. ओके, तो यदि मुझे एल्यूमिनियम के लिए लिखना है तो मुझे लिखना पड़ेगा RAL बराबर R0. A स्टैंड्स फॉर एटॉमिक नंबर, और एल्यूमिनियम के लिए उन्होंने गिवन है 27⁻⁴. मैंने बोला ठीक है. इसके लिए कैसे निकालेंगे, टी के लिए, टेलोरियम के लिए, तो हम लोग बोलेंगे, क्या लिखेंगे, RTE इक्वल्स टू R0 125 द होल पावर 1/3. क्या सही बात है. मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं, दोनों को कर देता हूं डिवाइड. जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा तो देखिए क्या बनेगा यहां पर, इट एम्प्लाइज ये आएगा RAL, ये आएगा RTE इक्वल्स टू R0 से R0 कटेगा, बिल्कुल सही बात है. 27 का क्यूब रूट लीजिए, तो हमेशा आपको देखो एग्जाम में हमेशा आपको ऐसा डेटा मिलेगा जिसका आप क्यूब रूट ले पाओगे. 27 का क्यूब रूट आएगा 3 और 125 का आएगा 5. अब आपको रिलेशन चाहिए, तो आप रिलेशन के लिए क्या कीजिए, इसको इधर उधर एडजस्ट कीजिए. तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. अब मैं जानबूझ के यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस सवाल में डाउट होता है. तो ये आएगा देखो RAL इंटू 5 बराबर RTE इंटू 3. इट एम्प्लाइज, कैसे लिखोगे आप, RTE बराबर 5 डिवाइड बाई 3. क्यों, ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आएगा RAL. दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर जो आपके सामने आया है. 5/3 R टाइम्स AL, सॉरी RAL, और ये यहां पर आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा होगा. 5/3 RAL इज द आंसर. आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन देखिए. अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर फोकस कीजिए. इफ द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ 13AL27 इज 3.6 फर्मी. ठीक है, अब आप सोचिए कितना फेमस सा क्वेश्चन रहा होगा, जो लगातार मतलब कुछ एग्जाम्स में पूछा गया है. तो मैंने बोला ठीक है, तो हम लोग इसको काम करते हैं कि भैया रेडियस का फॉर्मूला मैं जानता हूं, बिल्कुल सेम उसी वे में करना है आपको. फटाफट से स्टार्ट कर दीजिए. तो आप लिखेंगे 3.6 इज इक्वल्स टू
R0 27 द होल पावर 1/3। सो मेरे पास में ये आंसर आ गया। आगे बोला गया है इसकी रेडियस लगभग कितनी होगी, तो इसके लिए मैंने बोला कि भैया ये लिख देते हैं RCU लिख देता हूं, ये आएगा R0 और 64 द होल पावर 1/3 बराबर है। बिल्कुल सेम वे में करना है। अब आपको क्या कर देना है, इन दोनों को करना है डिवाइड। जब आप डिवाइड करोगे R0 कटेगा, ये आएगा 3.6 डिवाइडेड बाई RCU इज इक्वल टू 27 का क्यूब रूट लोगे आएगा 3 और 64 का लोगे 4 चौक 16, 16 चौका 64, मतलब ये आएगा 4। तो यहां से देखिए आपको मिलेगा RCU बराबर 4 इंटू 3.6 डिवाइडेड बाई 3। 3 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार कटेगा, 1.2, 12 चौक 48, मतलब 4.8 फर्मी इसका आंसर आ जाएगा। तो 4.8 फर्मी यहां पर आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है, श्योर है, ओके। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको क्या बोलते हैं FM लिख दीजिए फर्मी को, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। नया क्वेश्चन है ना, हाँ नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है टू न्यूक्लियाई हैव देयर मास नंबर्स इन रेशियो 1/3, द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटीज वुड बी। उनकी न्यूक्लियर डेंसिटीज का रेशियो कितना आएगा, ये सवाल है। तो अब यहां पर देखो क्लियर है, एग्जामिनर ने आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कीजिए। ये है न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी तो आपके पास में फिक्स होती है, वो नंबर आता है। इसका मतलब यह है कि एटॉमिक मास नंबर कुछ भी होने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास नंबर। ये बात हम लोग लेक्चर के दरमियान सीख चुके हैं। एटॉमिक मास नंबर पर निर्भर नहीं करती है। इसका मतलब आंसर आपका 1:1 ही आने वाला है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है, श्योर है, ओके। चलो श्योर हो गए हैं तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, ये देखिए फिर से बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। थोड़ी देर पहले आप लोगों ने किया था, यदि आप लोगों को रिकॉल हो रहा हो तो उसमें आंसर आ रहा था 5/3 टाइम्स, यही था सब कुछ। तो कितना आंसर आ रहा था, 5/3 टाइम्स RAL। पहले क्वेश्चन से देख लीजिए, सीधा सीधा आंसर निकाल लीजिए। 5/3 इंटू 3.6, ये 1.2 आया था, 12 पंजे 60, मतलब 6 FM विल बी द आंसर। सीधा सीधा सवाल है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि पहला सवाल हम लोग इस पे कर चुके। तो अब आप सोचिए कितना फेमस सा क्वेश्चन हो गया है ये, कितनी बार पूछा जा चुका है, 3 बार तो हम ही कर लिए अभी। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ न्यूक्लियाई आर आइसोटोन्स। इसमें से कौन सा आइसोटोन है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आइसोटोन का मतलब होता है इफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम। इफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम देन वी से दैट ये आपका आइसोटोन बन जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले में देखते हैं भैया। पहले वाले में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लीजिए, तो 74 माइनस 34, तो आंसर आया कितना 40, और 71 माइनस का 31, तो यहां पर भी आंसर आ रहा है 40। मतलब आपका पहला ही ऑप्शन सही है, बाकी नीचे चेक करने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ रही है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। हाँ, यदि नीचे होता तो आप चेक करते, जैसे मैं ऑप्शन नंबर डी चेक करता हूं। ठीक है, तो इसमें आएगा 40 माइनस का 20, तो आंसर आएगा 20। और सल्फर के लिए देखो, ये तो कैल्शियम के लिए था, सल्फर के लिए क्या आएगा 32 माइनस का 16, मतलब आंसर आया 16। देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग हैं। यदि ऑप्शन नंबर सी चेक करना होता तो एमओ के लिए लिखते थे 92 माइनस का 42, आंसर आता था 50, और ZR के लिए लिखते थे तो 92 माइनस का 40, मतलब आंसर आ रहा है 52। सो अलग अलग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो मैंने 2-3 में निकाल के दिखा दिए, आप कर सकते हैं।
a nucleus represented by a symbol ZXA, इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग आप लोगों को मालूम होता है, ZXA लिखा है, इसका मतलब है इसके अंदर में है Z प्रोटॉन्स हैं और A इसका मास नंबर है, मतलब यहां पर A माइनस जेड जो है वो न्यूट्रॉन्स हैं। ये बात सब लोग जानते हैं। अब यहां पर देख लीजिए ऑप्शन कौन सा आ रहा है। पहला लिखा है A प्रोटॉन, तो गलत हो गया। जेड न्यूट्रॉन गलत हो गया। जेड प्रोटॉन एंड A माइनस का जेड न्यूट्रॉन, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। ऐसा बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखो ये आप एक चैप्टर के क्वेश्चंस को लेके जजमेंट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि देखो आपको 45 क्वेश्चंस यदि सॉल्व करने हैं कम समय के अंदर में, तो जाहिर सी बात है कि किसी ना किसी चैप्टर का सिंपल क्वेश्चन डेफिनेटली बनने वाला है। ओके, चलो हम लोग बात करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस बाय अ फैक्टर। कितने फैक्टर से? किसकी बात चल रही है? वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो अब आप जानते हैं कि भैया जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है वो 10 टू द पावर -15 के ऑर्डर में होती है, और ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियन हो गई। और रेडियस ऑफ एटम की यदि मैं बात करता हूं तो वो 10 टू द पावर -10 मीटर के ऑर्डर में होती है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। क्लियर है? बस अब आपको क्या करना है, 2 बार लिखना है वॉल्यूम को, फॉर्मूले को। तो आपने लिखा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू 4/3 पाई rn, rn स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियस, और वॉल्यूम ऑफ एटम को आप लिखोगे 4/3 पाई रेडियस ऑफ एटम का क्यूब। दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा Vn अपॉन Va बराबर रेडियस ऑफ, ये कितनी आ रही है? ये आ रही है 10 टू द पावर -15 द होल पावर 3, और ये है आपके पास में 10 टू द पावर -10 टू द होल पावर 3। इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो पहले तो ये बनेगा Vn अपॉन Va बराबर है Vn अपॉन Va बराबर ये आएगा 10 टू द पावर माइनस का 45 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर माइनस का 30। सो यहां पे आप देखने की कोशिश कीजिए, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यहां पर बचेगा Vn बराबर Va इंटू 10 टू द पावर माइनस का 15, मतलब जाहिर सी बात है Va जो आएगा वो आएगा Vn इंटू 10 टू द पावर का +15। क्यों? लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट एडजस्ट करोगे पावर को तो ये ऐसा बनेगा। इसको इधर देखो, इसको नीचे लाओगे तो ये प्लस हो जाएगी पावर, और उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाला आंसर बनेगा। मतलब जो एटम की रेडियस है वो न्यूक्लियस की रेडियस के कंपैरिजन में 10 टू द पावर 15 गुना ज्यादा होती है। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट रहने वाला है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, इन द न्यूक्लियस ऑफ 11Na23 द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो भैया देखो 11Na23 यदि आपने लिखा है, इसका मतलब इसमें हो गए 11 प्रोटॉन्स। क्यों? क्योंकि ये आपका एटॉमिक नंबर है Z। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे? तो 23 माइनस 11 मतलब 12 आपके पास में हो गए न्यूट्रॉन्स, और 11 प्रोटॉन हो गए, 12 यहां पर क्या आ चुके हैं? न्यूट्रॉन आ चुके हैं। और अब हम लोगों को बात करनी है इलेक्ट्रॉन्स की। सिंस इस पे चार्ज नहीं है तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप बोलोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ले इसका मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको 11 मिलना चाहिए। क्या आपको ऐसा लग रहा है? और ऐसा लग रहा है तो ये गलत है। हालांकि ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है 11 12 11 वाला, देता तो समझ में आता। अब इस क्या समझ में आता कि भैया ये क्वेश्चन के अंदर में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है?
क्वेश्चन में पूछा है न्यूक्लियस के अंदर, और आपको पता होना चाहिए नो इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर में, नाभिक के अंदर में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसके कारण आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? यदि यहां पर ऐसा ऑप्शन दिया होता 11 वाला तो कई लोग उसको टिक करके आते थे। ये सही बात है, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं जानता हूं जल्दबाजी में यही होता है। लेकिन सिंस यहां पर नहीं था तो कोई परेशानी नहीं थी, गलत नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या दिया है। आगे बोला है 6C13 और 7N14 क्या है ये? तो भैया देखो, मैंने 6C13 को लिखा, इसमें है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं 7, ओके। 7N14 को लिखा, देखो ना तो इनका एटॉमिक नंबर सेम है, ना ही इनका एटॉमिक मास नंबर सेम है, मतलब ना तो ये आइसोटोप है ना ही ये आइसोबार हैं। तो हम लोग यहां पर देखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ रहे हैं 7 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी आ रहे हैं 14 - 7, मतलब इन दोनों के अंदर में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो सेम है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, मतलब हम इन्हें बोलेंगे आइसोटोन्स। हम इन्हें क्या बोलेंगे? आइसोटोन्स बोलेंगे, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। हाँ, यहां से अच्छे क्वेश्चन चालू होते हैं भैया। अभी आपके पास में सवाल है, द पावर ऑब्टेन इन अ रिएक्टर यूजिंग U235 डिसइंटीग्रेशन इज 1000 किलोवाट। द मास डिके ऑफ यूरेनियम 235 पर आवर, 1 घंटे में कितना मास डिके होगा? तो यहां पर देखिए, अब कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं बताता हूं, पावर का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये बात तो हम जानते हैं। और एनर्जी का मतलब होता है E बराबर mc² आता है। आप लोगों को ये वाली बात मालूम है, मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब यहां से देख लीजिए, आपको चाहिए m, तो m बराबर आएगा P × T डिवाइडेड बाई C²। मैंने बोला सही बात है। अब क्या करना है, इसमें आपको वैल्यूज डालनी है और इनको सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं। तो भैया मास डिके आएगा कितना? P स्टैंड्स फॉर पावर, पावर दे रखी है 1000 किलोवाट, आपने लिख दिया 1000 और किलो को हटा दिया 10⁻³ हो गया। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, टाइम की यहां पर आप लोगों को बात करनी है। अब ये जो हम लोग निकाल रहे हैं वो तो पर सेकंड का है। किसमें है? पर सेकंड का। ये कि यहां पर पूछ रहा है पर घंटे, इसीलिए टाइम निकाला है। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 60 मिनट 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 60 × 60 हो जाएगा। होल डिवाइडेड बाई C², मतलब 3 × 10⁸ इंटू 3 × 10⁸। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। नाउ अब यहां से आप लोग जरा सॉल्व कीजिए और आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, कितना आएगा। तो देखो 1 2 3 और 3 6 7 8 0, तो ये 8 0 कट जाएंगी, बिल्कुल सही है। मैंने बोला 3 से काटोगे तो ये आएगा 2, और ये भी 3 से काटोगे तो ये आएगा 2। तो भैया ये आ गया m बराबर 4 × 10⁻⁸ में यहां पर आपके पास में आंसर आ रहा है। अच्छा, ये जो आंसर आया है, ये आंसर किसका आंसर है बताओ? ग्राम का है कि किलोग्राम का? ये कैसे पता लगेगा? तो भैया सिंपल सी बात है, आप देखिए यहां पर आपने किलोवाट, इसको ये मतलब SI सिस्टम जैसा यूज कर रहे हैं, MKS सिस्टम जैसा। ओके, C इज द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, मतलब आंसर जो भी आया होगा वो आया होगा किलोग्राम में। अच्छा भैया, तो अब एक बात बताओ, इसको किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो आपको करना पड़ेगा 1000 का मल्टीप्लाई। मैंने बोला बिल्कुल सही है, ये ग्राम हो गया। अब ऑप्शंस में देखिए, या तो माइक्रोग्राम दिया है। अब माइक्रोग्राम दिया है, इसका मतलब ये है कि भैया आपको डिवाइड करना पड़ेगा
किससे डिवाइड करना पड़ेगा? मिलीग्राम, मतलब 10 टू द पावर -3 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। टू पुट डिवाइड ये अपना नियम कहता है। तो आपने मिली पुट किया है तो 10 टू द पावर -3 से आपने डिवाइड किया है, और डिवाइड किया है तो इसका मतलब देखिए क्या हो जाएगा, m बराबर ये 3 और ये 3 मिला के क्या 6 जीरो कट जाएंगी। बिल्कुल सही बात है, 6 जीरो यहां पर कट जाएंगी। तो मैंने बोला ठीक है, सही कर रहा हूं ना मैं? बिल्कुल हाँ सही चल रहा है। तो अब आपके पास में आंसर आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -2 मिलीग्राम आया है। अरे रे माइक्रो चाहिए था। एक काम करते, रुको माइक्रो कर लेते हैं यहीं पे। तो यहां पर -6 लिख दूं मैं, -6 लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा कि भैया ये ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये आएगा कि मुझे इसको काटना पड़ेगा थोड़ा सा। ये क्या हो जाएगा, देखो -6 है, ऊपर जाके 3, तो ये 9 जीरो हैं, तो m बराबर आएगा कितना, 40 माइक्रोग्राम। क्यों 40 माइक्रोग्राम आ रहा है? क्योंकि यहां पर 6 और 3 9 जीरो हो जाएंगी, यहां पर -8 है, 9 में से 8 जीरो गई तो 1 जीरो बची, मतलब 10 बच गया। 10 को मैंने 40 लिख दिया, तो भैया 40 माइक्रोग्राम दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी। हालांकि अब मैं एक बात बता देता हूं आपको, वो ये है कि जैसे ही आप इस स्टेप पे पहुंच गए थे 4 इंटू 10 टू द पावर -8 kg, तो एक समझदार बच्चा क्या करता है, समझदार बच्चे को समझ में आ जाता है भैया 4 वाला ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर सी में ही गिवन है, उसको बाकी ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इट विल सेव हिज और हर टाइम ओनली। इससे उसका समय बचेगा। अब समय कैसे बचाना है भैया, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। इसमें मैं देखो ये क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में ये परेशानियां होती हैं कि सर हमें बहुत समय लग जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मेनली ये बात होती है प्रेजेंस ऑफ माइंड की। उस स्टेट में उस समय पर आपको क्या चीज रिकॉल कर जाती है। अब जिसको ये रिकॉल कर गया कि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 4 आ रहा है, मतलब डेफिनेटली वही आंसर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? समझिए इस बात को। ये जो छोटी छोटी चीजें जो हम लोग ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल सॉल्विंग बताते हैं, उससे आपका फायदा होता है। मतलब ऐसा नहीं है, देखो ये न्यूमेरिकल तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, ठीक है, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई बड़ी बात नहीं है। डिपेंड करता है कि आपको फॉर्मूला आता ही नहीं आता। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये क्वेश्चन ही नहीं पता लगा कि क्या दिया है। भैया सिंपल सी बात है, ये सवाल में उसने मास डिके पूछा था। मास डिके को आप किससे रिलेट करोगे? आइंस्टाइन की एनर्जी वाली इक्वेशन से। तो आपने E बराबर mc² लिखा, लेकिन सवाल में उसने एनर्जी की जगह पावर दे रखी है, पावर बराबर एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है। तो ये दो ही फॉर्मूले मेरे पास में काम कर गए, P बराबर E/T और E बराबर का mc² वाला फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले से पूरा सवाल सॉल्व हो रहा है। अब छोटी मोटी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे यहां पर आवर में दिया था, उसको सेकंड में कन्वर्ट किया। क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड में होती है। तो डेटा का ये ध्यान बेटा आपको खुद से ही रखना पड़ेगा, इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। इसमें देखो ये क्या है, जो छोटी छोटी चीजें जिनमें गलती कर सकते हो उनको हम लोग बता सकते हैं कि भैया ये गलती हो सकती है आप लोगों से, तो इस वाली गलती को आप लोगों को अवॉइड कर देना है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन है? द मास ऑफ a 3Li7 न्यूक्लियस इज 0.042 U मतलब AMU है, एटॉमिक मास यूनिट के लिए लिखा है। लेस देन द सम ऑफ द मासेस ऑफ ऑल ऑफ इट्स न्यूक्लियॉन्स। मैंने बोला ठीक है, वो बात तो हम लोग को वैसे ही पता है। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ 3Li7 न्यूक्लियस इज लगभग कितनी आएगी इसकी बाइंडिंग एनर्जी? तो भैया बाइंडिंग एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, मास डिके को देखो सारे ऑप्शन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या आएगी, डेल्टा M इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने बोला सही बात है, 0.042 इंटू 931 कर दीजिए। लेकिन ये जो आंसर आएगा वो आएगा टोटल बाइंडिंग एनर्जी के बराबर है। सवाल में क्या बाइंडिंग एनर्जी पूछिए कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पूछिए? सवाल में पूछा गया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन।
तो पर न्यूक्लियॉन के लिए आप क्या करोगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के लिए आप इसके अंदर में किससे डिवाइड करोगे, 7 से। क्यों, क्योंकि 3Li7, इसके अंदर में 3 प्रोटॉन है, 4 न्यूट्रॉन है, मतलब टोटल 7 न्यूक्लियॉन है। 7 से काटोगे ये आएगा 6, तो ये आएगा 0.0 सचिंग 42 931। 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 कम 6, 6 12, 6 3 18, 1 6 नाम 54, 1 55, 2 के बाद में पॉइंट लगा दीजिए, 55 पॉइंट, कुछ जीरो में खा रहे हैं क्या हम लोग, अरे एक जीरो यहां पर कम रहेगा, ये एक जीरो भूल गए, तभी मैं बोलूं ऐसा कैसे हो गया, ये पॉइंट यहां पर आएगा 3 के बाद में, मतलब 5.586 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब आप इसको लगभग 5.6 लगभग क्या लिख सकते हो, 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हो। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? देखिए फटाफट से, ये बात देखो बहुत ही आसान होती है, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है ये सारी चीजें, बस ये है कि समय पे याद आ जाए। तो 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग अपने सवाल की तरफ। कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग फिजन प्रोसेस। तो कैसे सॉल्व होगा यार ये क्वेश्चन, देखो जरा फटाफट से यहां पर क्या दिख रहा है आप लोगों को। कंप्लीट इक्वेशन कैसे करें, इसमें कंप्लीट सोचना पड़ेगा। तो देखो भैया सिंपल सी बात है, सोचने का एक ही सिंपल सा तरीका है, ऊपर ऊपर वालों को मैच कीजिए, नीचे नीचे वालों को मैच कीजिए। मतलब ये है कि देखो यहां पर 92 है, ये 0 है, तो 92 प्लस 0 92 आएगा, मतलब राइट हैंड साइड में भी 92 आना ही चाहिए। दूसरा यहां पर देखिए 0n1 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 0n1, लेकिन यहां पे 330n1 है। तो हम लोग क्या करते हैं कि भैया पहले तो 92 में से आप 38 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 4, ये बचेगा 5। मतलब जो भी है वो 54 वाला आंसर है, ये 57 वाला तो नहीं है। इतना तो तय हो गया मेरे पास में कि भैया जो भी आंसर आएगा वो 54 वाला आंसर आएगा। मैंने बोला ठीक है, तो मैं लिखना चालू कर देता हूं। यहां पर आ गया 54x। अब 54x के साथ में कितना आएगा, दैट इज द क्वेश्चन। अच्छा, अब यदि मैं यहां पर 235 में से 235 में से सॉरी 235 नहीं 236, क्यों 236, क्योंकि ये 235 और ये 1 236 हो जाएगा। तो इसमें से मैं 90 यदि सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मिलेगा, ये बचेगा 6, मैंने बोला सही बात है। और इसमें देखिए ये बचेगा 4 और ये बचेगा 1, तो यहां पर आना चाहिए 146, लेकिन 146 का तो है ही नहीं यहां पर। मतलब ये तो कोई भी सही नहीं लग रहा है। मतलब आपके पास में क्या करना पड़ेगा कि भैया देखो यहां पर ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, 54 ये आना चाहिए आपके पास में, आना क्या चाहिए 54x 146 आना चाहिए, जो कि यहां पर है नहीं। इसका मतलब या तो ये ऑप्शन या ये ऑप्शन, इनमें से कोई ना कोई सही होना चाहिए। तो अब क्या करें हम लोग, इसको तो काटना पड़ेगा। मैंने बोला सही बात है। अब यहां पर देखते हैं कि यार पहले ऑप्शन में 30n1 और 143 लिखा है, तो क्या मैच कर रहा है क्या। तो मैंने देखा यार 146 में से यदि 3 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये 143 आ रहा है। मतलब ये 54 वाला x 143 हो और प्लस 3 टाइम्स 0n1 लिखा हो, तो मेरा काम बन रहा है। और यदि ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि यार ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा। अब कोई भी ऑप्शन वो दे देखो, ये बस आपको थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा तो आपको जरूर सोचना ही पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, कैसे आप क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। सो इस प्रकार से हम लोगों ने यहां पर एक और क्वेश्चन को डील किया। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है देखते हैं जरा। रेडियोएक्टिव मटेरियल A has decay constant 8 लैम्बडा एंड मटेरियल B has decay constant लैम्बडा। मैंने बोला ठीक है,
इनिशियली दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो मैंने मान लिया भैया सेम नंबर है तो एन नॉट मान लेता हूं, ठीक है। इनिशियली कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर व्हाट टाइम द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मटेरियल बी टू दैट ए विल बी 1/e। तो बताओ ये सवाल जो है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता ये n बराबर n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्बडा टी वाले फॉर्मेट पे है? बिल्कुल सही बात है। अब एक काम करते हैं, ए के लिए और बी के लिए लिखना चालू करते हैं। तो मैंने लिखा एन ए बराबर एन नॉट, बिल्कुल सही बात है, e टू द पावर, ए के लिए डीके कांस्टेंट है 8 लैम्बडा, तो मैंने लिखा माइनस टाइम्स 8 लैम्बडा टी। सही बात है, बिल्कुल सही है। बी के लिए जब मैं लिखूंगा तो मेरे पास में इक्वेशन आएगी एन बी बराबर एन नॉट। क्यों एन नॉट है? क्योंकि इसमें बोला गया है इनिशियली दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, प्रारंभ में उनमें जो नाभिकों की संख्या है वो तो समान है, तो मैं बोला ठीक है। और ये आएगा e टू द पावर कितना है, माइनस का लैम्बडा टी। सवाल में पूछा गया आफ्टर व्हाट टाइम, कितने समय के पश्चात नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मटेरियल बी टू दैट ए, मतलब b बाई ए का रेशियो 1/e है। मतलब सवाल में क्लियरली मेंशन है एन बी बाई एन ए जो है वो 1/e है। एन बी बाई एन ए जो है वो 1/e है। इसका मतलब सवाल ने आपको क्लियरली हिंट दे दिया है कि भैया इनको आपस में आप डिवाइड कर दीजिए, तो कर दीजिए डिवाइड। तो एन बी बाई एन ए करना है, मतलब ये तो 1/e है, इक्वल्स टू ये आपने लिखा एन नॉट ई टू द पावर माइनस का लैम्बडा टी, और ये लिख दिया आपने एन नॉट ई टू द पावर माइनस 8 लैम्बडा टी। एन नॉट तो कैंसल हो जाएगा, यहां पर ऊपर जाओगे तो ये आएगा ई की पावर -1, और ये ऊपर जाएगा तो आएगा ई की पावर प्लस 8 लैम्बडा टी माइनस का लैम्बडा टी, मतलब ई की पावर -1 बराबर आएगा ई की पावर 7 लैम्बडा टी। एक्चुअली सवाल में शायद आंसर उल्टा दे दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो दोनों का बेस सेम है तो कंपेयर करोगे तो आएगा -1 बराबर 7 लैम्बडा टी। सो टी बराबर आएगा -1/7 लैम्बडा। सिंस टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, सो आपको आंसर लिखना पड़ेगा 1/7 लैम्बडा। हालांकि यदि 1/e की जगह वो e देता था आंसर तो आपका सही हो जाता था। कैसे, मैं बताता हूं, देखो कैसे। यदि उसने e दिया होता 1/e की जगह तो आप यहां पर e लिख रहे होते, बिल्कुल सही बात है, यस और नो, तो आपने बोला बिल्कुल सही है, तो आप लिख रहे होते थे e बराबर सीधा सीधा e की पावर माइनस लैम्बडा टी होल डिवाइडेड बाई ई की पावर -8 लैम्बडा टी। ई की पावर आप लिख रहे होते थे 1 ई की पावर 8 लैम्बडा टी माइनस लैम्बडा टी। सॉल्व करके टी बराबर आता था 1/7 लैम्बडा, सीधा। बट यहां पर माइनस आया है, हम जानते हैं टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए 1/7 लैम्बडा विल बी द करेक्ट आंसर। उल्टा तो जाना ही नहीं है ना भैया। हाँ हो सकता है ना, कई बार सवाल में लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार उल्टा लिखा हुआ आ जाता है, हो सकता है, तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, आसान सवाल था, हम लोगों ने क्लियर। ये सवाल में बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहा होगा क्योंकि ये कैलकुलेशन वाले सवाल है। एक बात ध्यान रखिए, ये चैप्टर में कोई सवाल डिफिकल्ट नहीं है, बस यही है कि कैलकुलेशन में कहीं यदि आप अटक गए तो अटक गए भैया। यदि कैलकुलेशन में कहीं अटके हैं तो उसका कोई इलाज नहीं है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। और वो कैसे है भैया, तरह तरह की कैलकुलेशंस आपके सामने आती हैं, उनको आप सॉल्व कीजिए सवालों को, जिससे आपका कैलकुलेशन का लेवल और बढ़ता चला जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे। ओके, हाँ भैया, a radioisotope X with a half life of 1.4 into 10 to the power 9 years decays to Y। आपके पास में एक रेडियो आइसोटोप है जिसका नाम है X और उसकी हाफ लाइफ है 1.4 into 10 power 9 ईयर्स। मैंने बोला ठीक है, डिकेज टू Y विच इज स्टेबल, वो Y में जाके डिके हो रहा है जो कि स्टेबल है। ओके, अब हम लोगों ने क्या किया, अ सैंपल ऑफ द रॉक फ्रॉम अ केव वाज फाउंड टू कंटेन X एंड Y इन द रेशियो 1:7। जब कभी भी हमारे पास में, हम लोगों ने वो केव में जाके खुदाई करी, वहां से एक पत्थर का टुकड़ा निकाला, उसमें X और Y का रेशियो था 1:7। अब ध्यान से देखिए, X तो आपका रेडियो आइसोटोप है, मतलब वो कंटिन्यूअसली डिके होते जाएगा, सही बात है। और वो डिके होके किस में कन्वर्ट होगा, तो वो डिके होके कन्वर्ट होगा
y में, मैंने बोला वो वाली बात भी मेरे को समझ में आती है। अब सवाल ये उठता है कि इसका करें क्या, कैसे हम लोग इसको डील करें। तो मैंने मान लिया कि भैया यहां पर एज पर द गिवन क्वेश्चन जो डेटा गिवन है, मैंने मान लिया कि भैया x का जो नंबर है एट दैट इंस्टेंट nx है, और y वाले का जो नंबर है वो मैंने ny मान लिया। मतलब आपके पास में nx अपॉन ny 1/7 गिवन है। nx अपॉन ny कितना गिवन है? 1/7 गिवन है। अब इसका क्या करें सर जी, इसको सॉल्व कैसे करें? तो भैया देखो, इसको सॉल्व करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करके एक कॉन्सेप्ट होता है, योगांतरानुपात। उसके कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, उसके क्या होते हैं, कुछ फॉर्मेट होते हैं। तो उस फॉर्मेट के हिसाब से मैंने क्या किया, मैंने लिखा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल्स टू न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने एक यूज किया। क्यों कर रहा हूं, आपके सामने कैलकुलेशन होगी तो आपको समझ में आएगा। ऐसा करने से मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा nx अपॉन nx प्लस का ny बराबर 1 अपॉन 1 प्लस का 7, मतलब nx अपॉन ny मिल जाएगा 1/8। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, nx अपॉन ny जो है वो 1/2 की पावर 3 है। सोचिए और बोलिए फटाफट से, ऐसा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? कई लोग बोलेंगे सर ऐसा लिखने से क्या फायदा हुआ। तो मैं बताता हूं, देखो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूले को मैं ऊपर लिख रहा हूं, वो ये है कि भैया n बराबर n0 इंटू 1/2 द पावर n। ये फॉर्मूला याद है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इज इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर, ओ सॉरी बेटा, यहां पर nx अपॉन ny नहीं आएगा, nx प्लस ny आएगा। ठीक है, nx प्लस ny, nx प्लस ny। ओके, तो nx प्लस ny से फायदा क्या हो जाएगा, तो nx प्लस ny मिलके क्या इनिशियल नंबर को बताएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर मेरे पास में ये रिलेशन बन जाएगा nx अपॉन n0, क्या बन जाएगा, nx अपॉन n0 बराबर 1/2 द पावर 3, मतलब आपको मिल जाएगा nx बराबर n0 इंटू 1/2 टू द पावर 3। क्लियर है कि नहीं है? बस सही बात है। यहां से आपको एक बात पता लग गई कि भैया जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ खत्म हुई है वो कितनी खत्म हुई है, 3 हाफ लाइफ खत्म हो गई हैं। तो 3 हाफ लाइफ के बाद में ये nx बच रहा है। कितनी हाफ लाइफ के बाद में, 3 हाफ लाइफ के बाद में। तो टाइम कितना आएगा, टाइम आएगा भैया n इंटू टी हाफ। ये नहीं भी लिखता तो भी आपको समझ में आता, 3 हाफ लाइफ खत्म हो चुकी है तब ये रेशियो बन के आया है। तो t बराबर आएगा 3 इंटू टाइम दिया है 1.4 इंटू 10 टू द पावर 9, 14 28 14 42 4.2 इंटू 10 टू द पावर 9 ईयर्स। यदि कभी भी सैंपल वाला सवाल आए तो ध्यान रखना ऐसे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो के फॉर्मेट में जाना है। यदि कहीं वो मतलब 99% इसी तरीके से सॉल्व होगा तो यहां पर आप देखिए आपका आंसर आएगा 4.2 इंटू 10 टू द पावर 9 ईयर्स। दैट इज द ऑप्शन नंबर सी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये यहां पर आ गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल पे। हाँ भाई, सवाल ये है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज आर ऑल हैविंग सेम एनर्जी। मैंने बोला ठीक है, देयर पेनिट्रेटिंग पावर इन अ गिवन मीडियम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए और बात कर रहा है पेनिट्रेशन पावर। तो पेनिट्रेशन पावर देखो, अल्फा की सबसे कम होगी, बीटा की उससे ज्यादा होगी, गामा की सबसे ज्यादा होती है। ये वाली बात आप जानते हैं। आयोनाइजिंग पावर यदि सवाल होता यदि आयोनाइजिंग पावर का, तो आप लिखते थे क्या कि भैया अल्फा की सबसे ज्यादा, उसके बाद बीटा की और सबसे कम गामा की। लगभग 100 टाइम्स का फर्क होता है। मतलब पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा इसकी 100 है, किसके, अल्फा इज इक्वल्स टू 100 टाइम्स बीटा। बीटा अल्फा की जो पेनिट्रेटिंग पावर है, मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी मुझे इसको काटना पड़ेगा। मैं बोलूंगा बीटा की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो 100 टाइम्स अल्फा है,
और गामा की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो ऑलमोस्ट 100 टाइम्स बीटा है। मतलब गामा की पेनिट्रेटिंग पावर 1 2 3 4 10,000 गुना है अल्फा से। ये पेनिट्रेटिंग पावर की बात चल रही है, ठीक है। और यदि मैं बात करता हूं आयोनाइजिंग पावर के बारे में, तो यह अल्फा की जो पावर है वो 100 टाइम्स बीटा है और बीटा की जो आयोनाइजिंग पावर है वो 100 टाइम्स गामा है। मतलब इट इंप्लाइज आई कैन सी दैट अल्फा की जो पावर है आयोनाइजिंग पावर वो 10,000 टाइम्स गामा है। तो ये रिलेशन है, जिसको प्रॉपर्टीज याद है उनके लिए सवाल में कुछ भी नहीं था। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे तो यहां पर ऑप्शन कौन सा आएगा? अल्फा बीटा गामा, ऑप्शन नंबर सी। खत्म हो गया लगता है, नहीं है, मुझे लगा खत्म ही हो गए। सवाल क्या चक्कर है? सवाल देखो क्या है। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज 50 डेज। मैंने बोला ठीक है, 50 दिन का उसका हाफ लाइफ है। द टाइम इंटरवल T2 minus T1 between the time T2 when 2/3 of it has decayed and the time T1 when 1/3 of it has decayed। यदि आपको ऐसा कभी भी सवाल मिले, देखो यहां पर जो है ये क्या है, 2/3 डिके हो चुका है और यहां पर 1/3 डिके हुआ है। देखो T1 क्या है? T1 है 1/3 डिके, मतलब 33% डिके, ठीक है। और T2 वो टाइम है जब वो 67% डिके हो गया, 66.66, तो 70% मान लीजिए, दैट इज 2/3 ऑफ डिके हुआ है ना। 2/3 का मतलब ही 67% या 66.6, जो भी आप चाहें वो लिख सकते हैं। यदि ऐसा कहीं सवाल आता है तो आपका मोस्टली आंसर आपका क्या रहेगा? हाफ लाइफ के बराबर समय रहेगा। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हाफ लाइफ के बराबर आएगा। तो आंसर आप लिखोगे 50 डेज। हालांकि यदि आप इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि देखो क्या है ना, कई बार आप लोगों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ये भी बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो हम लोग इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। कौन से फॉर्मूले से? n बराबर n0 e टू द पावर माइनस लैम्बडा t से, बराबर है। अब देखो T1 और T2 के लिए आपको इक्वेशन लिखनी है। देखो T1 कौन सा टाइम है? जहां पर वो 1/3 डिके हो गया है। 1/3 क्या हो गया है? डिके हो गया है। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब बचा कितना होगा? यदि 1/3 डिके हुआ है तो आप बोलोगे 2/3 बचा है। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, देखो इन चीजों पे ना गौर रखिए, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। यहां पर बोला गया है T1 वो समय है जब वो 1/3 डिके हुआ है। 1/3 डिके हुआ है, इसका मतलब 2/3 बचा है। और ये फॉर्मूले में जो n होता है वो बताता है कितना बचा है। मतलब आप लिखोगे 2/3 n0 इक्वल्स टू n0 e टू द पावर माइनस का लैम्बडा T1। सही लिखा है क्या? देखो बिल्कुल सही लिखी हुई है इक्वेशन। अच्छा आगे वाले में देखिए क्या बोला है। अब मैं पीछे वाले पे जा रहा हूं। T2 वो टाइम है जब 2/3 इसका डिके हो गया है। यदि 2/3 डिके हुआ है, इसका मतलब बचा कितना है? 1/3 ऑफ n0 यहां पर बचा है और ये आएगा n0 e टू द पावर माइनस लैम्बडा T2। ये बात क्लियर हो गई? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। मैं जानता हूं मैं ग्रीन पेन नहीं लिखना है, लेकिन क्या है ना, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए जरूरी था, इसलिए एक लाइन यूज करी है। अब क्या कर देता हूं मैं, इन दोनों को आपस में कर देता हूं डिवाइड करते। देखो n0 से n0 गया, 3 से 3 गया, इस वाले n0 से ये वाला n0 गया, यहां पर बचेगा 2 बराबर, ऊपर बचेगा e टू द पावर माइनस लैम्बडा T1 और नीचे बचेगा e टू द पावर माइनस का लैम्बडा T2। यहां तक समझ में आया? सिंपल कैलकुलेशन। इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये बचेगा 2 बराबर e टू द पावर माइनस लैम्बडा T1 इंटू e टू द पावर प्लस लैम्बडा T2। क्यों? नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। मतलब 2 बराबर बचेगा e टू द पावर, लैम्बडा यहां पर कॉमन ले लीजिए, ये आएगा T2 माइनस का T1। यहां तक समझ में आया? चलो अब मैं क्या करता हूं, यहां पर दोनों साइड में लॉग लेता हूं। तो लॉग लूंगा तो ये आएगा ln2, क्योंकि यहां पर बेस e है। ये आएगा लैम्बडा इंटू T2 माइनस का T1, ठीक है। सो यहां से देखिए आप लिखेंगे T2 माइनस T1 का आंसर आएगा ln2 डिवाइडेड बाई
लैम्बडा जो आपके पास में 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्बडा आता है, जिसे आप लोग टी हाफ कहते हैं। इसी के कारण आंसर हमेशा टी हाफ आएगा, याद रखना है। मैंने आपके सामने यहां पर प्रूफ भी कर दिया है, यदि मैं नहीं भी प्रूफ करता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, आप इसे कर पाते थे। क्लियर है? सो कहीं भी अब देखो ये यहाँ पे 2/3 और 1/3 का होना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि 25% और 75% के लिए सवाल लग जाएगा, नहीं लगेगा। तब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 25 और 75, 25% और 75% के लिए क्या आएगा? 1/4 और 3/4 आएगा। तब आपको log 3 की वैल्यू, आपको log सिखाया गया है, log के बुकलेट में log के log 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और log वाली जो बेस 10 वाली टेबल है उसको याद कर लीजिए। क्लियर है? तो ये तरीका है भैया, देखो इसी से आपको सॉल्व होगा। नहीं तो फिर एग्जाम में वो log 2 log 3 3-4 वैल्यूज दे देगा, कुछ तो देगा, ठीक है, तभी सवाल सॉल्व होगा, अदरवाइज सॉल्व कैसे करोगे? क्लियर है? श्योर है? चलो, वैसे तो बहुत हो गया, हमारे 15 से ऊपर सवाल निकल गए होंगे मुझे जहां तक लगता है, लेकिन चलो मैंने एक आध और करना है तो कर लो। देखो सवाल है, अच्छा सेम सवाल है, देखो फिर से वैसे ही सवाल है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक सवाल किया था, उसमें 1:7 का रेशियो था। इस बार देखिए 1:15 का रेशियो, सेम सवाल है। देखो सवाल क्या बोला था? हाफ लाइफ ऑफ रेडियो आइसोटोप एक्स इज 50 ईयर्स। एक एक्स की हाफ लाइफ है 50 साल। ये दूसरे एलिमेंट में टूट रहा है जिसका नाम है वाई, और ये वाला जो है वो आपका स्टेबल है। दो एलिमेंट्स एक्स और वाई का एक सैंपल में रेशियो पाया गया 1:15 का। द एज ऑफ द रॉक, इस पत्थर की एज कितनी आने वाली है? तो एक सिंपल सी बात बताऊं, सीधा ट्रिक, सीधा क्या करना है आपको, कभी भी आपको दिखाई दे, सीधा आप क्या कीजिए, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। कितना आया? 16। तो 16 को 2 के पावर के फॉर्म में डालिए तो x बराबर आएगा 4, और इसको, इस वाले नंबर को जो यहां पर निकल के आया उसको हाफ लाइफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 200। 4 × 50 200। मतलब करा कैसे है? करा वैसा ही है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग कर दिया, मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया है। सवाल वही था, n बराबर n0 e टू द पावर माइनस लैम्बडा टी का ही कॉन्सेप्ट था, और दूसरा कॉन्सेप्ट n बराबर n0 1/2 की पावर n का था। दूसरा यहां पर एक बात दी गई है, रेशियो दिया गया है nx डिवाइडेड बाई ny, जो कि है 1/15। वही कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाया, nx अपॉन nx प्लस का ny हो गया, जो कि 1/1 + 15 मतलब 16 हो गया। nx प्लस ny का मतलब है टोटल नंबर ऑफ इनिशियल मॉलिक्यूल्स। तो आप बोलोगे ये आ गया nx अपॉन n0 बराबर 1/16। तो आपने लिख दिया nx बराबर आ गया कितना? 1/2 की पावर 4 × n0। सो अब यहां पर देख लीजिए, ये इतना बच रहा है, मतलब आपकी 4 हाफ लाइफ यहां पर खत्म हो जा रही है, और 4 हाफ लाइफ खत्म हो जा रही है, मतलब यही तो तरीका है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं सीधा कुछ नहीं करना, इन दोनों नंबर को ऐड कर लीजिए। मोस्टली आपको ऐसे नंबर देगा, कैसे? 1:7, 1:3। नंबर देखो क्या पैटर्न आएगा, हमेशा नंबर का पैटर्न रहेगा 1:3। कितना होगा? 4। 1:7 कितना आएगा? 8। 1:15 कितना आएगा? 16। 1:31, 1:63। हमेशा उसको ऐसे ही देना है, क्योंकि 1:63 करोगे 64 हो जाएगा। 64 मतलब 2 की पावर, देखो यहां पर आएगा 2, यहां पर आएगा 3, यहां पर आएगा 4, यहां पर आएगा 5, यहां पर आएगा 6 एंड सो ऑन। इस तरह से आपको कंटिन्यू करते हुए चलना है। सो मुझे लगता है हम लोगों ने काफी सवाल कर लिए हैं यहां पर। यदि आप चाहें एक आध मिनट और करा, एक आध सवाल और करा लूं क्या? कराऊं क्या? चलो करा लेता हूं, है सवाल तो है। अच्छा इसका आंसर 200 साल था भैया, नहीं तो कई लोग बोलेंगे सर इसका आंसर तो आपने बताया ही नहीं था। 200 साल है, 200 ईयर्स। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लो एक और सवाल मिल गया। सवालों की कोई कमी नहीं है, करना चाहे 2-3 घंटे सवाल ही सवाल कर सकते हैं, बट ये है एक बात ध्यान रखिए, इस पूरी तरह से आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है कि आप कैसे कर रहे
हो। सवाल क्या दिया गया है, द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल इज मेजर्ड एज n नॉट काउंट्स पर मिनट एट t इज इक्वल्स टू 0 एंड n नॉट बाई e काउंट्स पर मिनट एट t इज इक्वल्स टू 5। ओके, तो भैया देखो ये एक्टिविटी का सवाल है, और एक्टिविटी का सवाल है तो क्या हुआ, हमें कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, हमें तो ये a बराबर a नॉट e टू द पावर माइनस लैम्बडा t ऐसे लगा देना है। अरे बात फर्क पड़ेगा क्या, फॉर्मूला वही चलेगा, बात समझ में आ रही है। बट इस बार a नॉट की जगह उनको n नॉट वर्ड यूज करना है, मतलब कहानी वही हो गई कि आपको n बराबर n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्बडा t यूज करना है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ओके, द टाइम एट विच द एक्टिविटी रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू, जब वो हाफ हो जाएगी, मतलब आपको हाफ लाइफ निकालनी है, और हाफ लाइफ कितनी आएगी, तो हाफ लाइफ आएगी ln2 बाई लैम्बडा, तो हाफ लाइफ ln2 बाई लैम्बडा, मतलब इनडायरेक्टली आपको लैम्बडा निकालना है। तो लैम्बडा निकालने के लिए क्या करें भैया, तो देखो दो बार लगाओ फॉर्मूले को, एक बार लगाया n बराबर n नॉट e टू द पावर t बराबर 0, तो माइनस लैम्बडा t मैंने फॉर्मूला लगाया, तो n बराबर है, ये n नॉट पाई गई है, ये कितनी पाई गई है, n नॉट एट t बराबर का 0 पर, ये तो कट जाएगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बचा, t बराबर 0 पर, खत्म कहानी। अगली इक्वेशन लगाओ, n नॉट बाई e है कब, जब आपका समय t बराबर 5 मिनट है, समय t बराबर कितना है, 5 मिनट है। तो मैंने बोला ठीक है, मतलब मैं सवाल को मिनट में हिसाब से करूंगा, और वैसे भी सवाल में जो टाइम पूछा है वो भी मिनट में, मतलब मेरे को कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये है कि n नॉट से n नॉट कैंसल, तो ये क्या आएगा, 1 बाई e बराबर e टू द पावर माइनस का 5 लैम्बडा। सही बात है क्या, बिल्कुल सही बात है। e को ऊपर जाके यदि मैं लिखूंगा तो क्या e की पावर -1 बराबर e की पावर -5 लैम्बडा आएगा। देखो प्योर मैथमेटिक्स है, फॉर्मूला तो वही ले दे के 2-3 ही है, बाकी कुछ है ही नहीं। तो यहां से देखो दोनों का बेस सेम है, तो मैं लिखूंगा माइनस का 5 लैम्बडा बराबर -1, माइनस माइनस खत्म, लैम्बडा बराबर आ गया 1/5, खत्म। लेकिन अब आपको लैम्बडा थोड़ी निकालना है, एक्चुअल में तो आपको टाइम निकालना था जो कि हाफ लाइफ था, तो t हाफ बराबर कितना है, वो तो ln2 डिवाइडेड बाई लैम्बडा है, लैम्बडा कितना है 1/5 है, तो आप लिखोगे ln2 डिवाइडेड बाई 1/5, 5 ऊपर चला जाएगा तो आंसर आएगा 5ln2, और 5ln2 कहां पर है, तो भैया देखो ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन सी को मत सही कर देना, गलती हो जाएगी वहां पर, क्योंकि वो log टू द बेस 10 है। हाँ, यदि मैं 2.303 इंटू 5 इंटू ln2 करूं, सॉरी इंटू log 10 करूं, तो आंसर आएगा, वो कितना आ रहा है जरा देखते हैं हम लोग, 5 से करो, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 1 5 2 10 और 11, 11.5 log टू द बेस 10 और 2, दिस विल ऑल्सो बी अ करेक्ट आंसर, 11.515 log 2 टू द बेस 10, 11.515 log 2 to the base 10, that will be the correct answer for this particular question. So अब मुझे लगता है मैंने काफी करवा दिए हैं सवाल। So आज के लिए बेटा बस इतना ही। यहां पर आपका इस तरह से न्यूक्लियाई वाला जो चैप्टर है वो भी पूरी तरह से क्या हो गया, समाप्त, अलॉन्ग विद द न्यूमेरिकल। 15 से तो ऊपर क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए, ये बात तय है, ये बात तो पक्का तय है, 15 से ऊपर सवाल डिस्कस हुए, और हर एक वैरायटी के सवाल जितने बनते थे, जितने सवाल बनते हैं, हाफ लाइफ हो गई, एक्टिविटी हो गई, और जो सैंपलिंग वाला रॉक वाला सैंपलिंग वाला सवाल था वो भी हो गए, वो तो 2 सवाल हो गए, आइसोटोप आइसोटोन से रिलेटेड सवाल हो गए, रिएक्शन वाला सवाल हो गया, अल्फा बीटा यदि कहीं कौन अननोन है वो निकालना होता है अल्फा डीके वगैरह से, तो सारे टाइप के सवाल हम लोग कर चुके हैं। सो इसी के साथ में बेटा हम लोग अपने आज के इस सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चैप्टर को बखूबी सॉल्व किए होंगे। आपके पास में जो बुकलेट है, बुकलेट के अंदर में भी काफ़ी लगभग 100 के आसपास में कुछ सवाल रहेंगे, उनको प्रॉपर सॉल्व कीजिए, जो डीपीएस मिलती है उसे सॉल्व कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि भैया कोई भी सवाल आएगा तो मैं कर लूँगा। देखो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसके अलावा और कोई भी सफलता का राज नहीं है। सो मिलते हैं आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online.
Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download BioMentor's online app from Google Play Store.